YouTube के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की कहानी है एक डाली के फूल। राधा रमण जी, आपका कोई वकील? वकील? जी नहीं जज साहब, मेरा केस लेने को कोई वकील तैयार नहीं हो रहा है। अपनी बेटी की फरियाद लेकर हताश लाचार राधा रमण जी जज साहब को कहते हुए रो पड़े। तभी उनके कंधे पर एक काला चोगा पहने एक सज्जन ने हाथ रखते हुए कहा, धीरज रखिए, आपकी बिटिया का केस मैं लड़ूंगा और उससे न्याय भी दिलवाऊंगा। राधा रमण एक व्यवसायी थे। उनके पिता आनंद प्रकाश की कपड़े की एक दुकान थी, जिसकी आमदनी से 4 सदस्यों के परिवार का गुजारा मजे से हो जाता था। उनकी माँ भी एक सुगर गृहिणी की तरह अपने पति और 2 बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से करती थीं। उनसे 3 वर्ष छोटी बहन सुशीला के साथ उनका छोटी छोटी बात पर बहुत बड़ा झगड़ा होता था, लेकिन बहन को खिलाए बिना वे कुछ खा लें, ऐसा कभी नहीं होता था। ऐसे हंसते खेलते परिवार को ना जाने किसकी नज़र लग गई। एक दिन बहन का हाथ थामे जब वे स्कूल से वापस आए तो घर के आंगन के फर्श पर माँ को सफ़ेद कपड़े में लिपटे देखा तो उनका कलेजा धक रह गया। आसपास बैठी महिलाएं रोती हुई कहती जा रही थीं, हाय, अब उन 2 मासूमों का क्या होगा? कौन उनके मुंह में निवाला डालेगा? तब तो वो बहन का हाथ पकड़े पकड़े ही माँ की छाती से लिपट कर रो पड़े थे। तब वे इतने बड़े नहीं हुए थे कि बहन को संभाल सके, लेकिन इतने छोटे भी ना थे कि कोई उन्हें यह कहकर बहला दे कि कुछ दिनों में तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। पत्नी बिना घर सुना, माँ बिना बच्चे अनाथ। तब रिश्तेदारों ने आनंद प्रकाश को दूजा ब्याह की सलाह दी। उन्होंने भी सोचा कि घर में एक गिलास पानी देने वाली कोई तो होनी चाहिए जो बच्चों की देखभाल करे और मुझसे भी 2 बात करे। उनके चाचा जी ने ही अपने एक परिचित की बेटी सुकन्या के साथ उनका विवाह करा दिया था। सुकन्या ने अपने नाम के अनुरूप आनंद प्रकाश का घर ऐसे संभाल लिया जैसे वो वहां बरसों से रह रही हूँ। 8 वर्षीय सुशीला को उनमें अपनी माँ दिखाई दी तो वह उनके सीने से लग गई, लेकिन राधा रमण को लगता कि सुकन्या उन दोनों से आनंद प्रकाश को छीनने आई है। फिर खुद को हितैषी कहने वाले भी राधा रमण का कान भरने से जरा भी नहीं चूकते थे। साल भर बाद सुकन्या ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम चंद्र प्रकाश रखा गया। गोल मटोल नन्हा चंद्र तो सुशीला का खिलौना बन गया था। रिश्तेदार भी आनंद प्रकाश को कहते, अब तो आप 2 बेटों की पिता बन गए हैं, दोनों ही आपके बुढ़ापे की लाठी हैं। और वो सुनकर बस मुस्कुरा देते थे। लेकिन राधा रमण को चंद्र एक आंख नहीं सुहाता था। समय के साथ साथ तीनों बच्चे भी बड़े हो रहे थे। राधा रमण 10वीं और सुशीला 7वीं में पढ़ रही थी। चंद भी उसी स्कूल में पढ़ने जाना शुरू किया था। एक दिन किसी ने राधा रमण को कह दिया, यार राधा रमण, तेरा भाई तो बिल्कुल तेरे जैसा है। इतना सुनना था कि वह उस लड़के से हाथापाई करने लगा। प्रिंसिपल ने घर पर खबर भिजवाई। आनंद प्रकाश दौड़े हुए स्कूल पहुंचे और माफ़ी मांगकर बेटे को घर लाए। पूछा कि ये सब क्या है? राधा रमण तमक कर बोला, वो आपका बेटा है, मेरा भाई नहीं। उस दिन पहली बार आनंद जी ने बेटे की आंखों में छोटे भाई के लिए नफरत देखी थी। उन्होंने सोचा कि राधा रमण अभी नासमझ है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुकन्या के साथ विवाह कम ही बात करता था। आनंद प्रकाश की अब 2 दुकानें थीं और दोनों ही खूब चलती थीं। राधा रमण ने बीकॉम करके पिता की एक दुकान को संभाल लिया। सुशीला भी इंटर की परीक्षा दे रही थी। पढ़ाई में उसकी कोई खास रुचि न देखकर आनंद प्रकाश जी ने पत्नी से विचार विमर्श करके एक खाते पीते घर के लड़के के साथ उसका ब्याह कर दिया। बेटी ससुराल चली गई और सुकन्या का आंगन सूना हो गया। सावन में जब सुशीला मायके आई तो वह कुछ दिन रही और पूरा प्रयास किया कि राधा रमण चंद्र को अपना भाई मान ले। छोटी होकर भी वह उसे समझाती कि भाई, खून के रिश्तों में दरार होना ठीक नहीं है।
लेकिन राधा रमन पर छोटी बहन की बात का कोई असर नहीं पड़ा। दोनों भाइयों को राखी बांधकर वो ससुराल चली गई। 10वीं के बाद चंद्रप्रकाश कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली चला गया। वहीं पर उसने इंजीनियर की पढ़ाई की और नौकरी करने लगा। राधा रमन का भी विवाह हो गया। वह एक बेटी का पिता भी बन गया था। सुशीला भी एक बेटे की मां बन चुकी थी। जब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर भी बड़े बेटे का अपने भाई के प्रति नफरत देखते हुए सुकन्या को चंद्रप्रकाश की चिंता होने लगी थी। हालांकि चंद्र हमेशा माँ को समझाता रहता कि माँ, भाई ऊपर से गुस्सा करते हैं लेकिन भीतर से मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसके पिता भी पत्नी को समझाते, लेकिन माँ का दिल उनके हृदय का यह बोझ उनका रोग बन गया। एक दिन पति से बोली, मेरे पीछे आप सबको संभाल लेंगे ना? तुम्हारे पीछे क्यों? हम दोनों साथ मिलकर चंद्र की बहू लाएंगे। अदरक की चाय पियोगी? सब नकारात्मकता छू मंतर हो जाएगी। कहते हुए उन्होंने बहू को चाय बनाने के लिए कहा और पत्नी का हाथ अपने हाथ में लेकर बैठे रहे। बहू सास को चाय देने लगी तो चीख पड़ी, माँ जी। एक बार फिर से आनंद प्रकाश जी अकेले हो गए। धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी गिरता गया। राधा रमन ने पिता की बहुत सेवा की। चंद भी आता रहता था। पिता का मन रखने के लिए राधा रमन ने भाई के साथ मेल मिलाप कर लिया। आनंद प्रकाश के हृदय से बोझ उतर गया और निश्चिंत होकर एक दिन उन्होंने संसार से हमेशा के लिए विदा ले ली। पिता की चिता आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि राधा रमन ने अपने भाई से साफ शब्दों में कह दिया, अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। जायदाद का हिस्सा चाहिए? तो नहीं भाई, घर जायदाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। फिर पलटकर चंद्रप्रकाश कभी नहीं आया। चंद्रप्रकाश ने भी विवाह कर लिया, 2 बच्चों का पिता भी बन गया। इस बीच सुशीला ही उसे फोन करके भाई की खबर दे दिया करती थी। एक दिन सुशीला ने चंद्रप्रकाश को बताया कि भैया बेटी का विवाह कर रहे हैं। सुनकर वह बहुत खुश हुआ। बोला, अपनी नैना इतनी बड़ी हो गई है, कैसी दिखती है? एकदम राजकुमारी। भाई ने उसकी शादी अपने शहर के ही बड़े बिल्डर के बेटे से तय की है। भाई बता रहे थे कि बहुत पैसे वाले हैं, नैना वहाँ राज करेगी। लेकिन दीदी, सुना है उसका बेटा तो बहुत बिगड़ा हुआ है। हाँ, मैंने भी यही कहा था तो कहने लगे उनके दुश्मनों ने अफवाह फैला दी है। नैना को आशीर्वाद देने आओगे ना? कह नहीं सकता दी। शुभ मुहूर्त में राधा रमन ने बेटी का विवाह कर दिया। सामर्थ्य से अधिक दान दहेज भी दिया। विवाह के बाद नैना आई तो बहुत खुश थी। महीने भर बाद जब नैना की माँ बेटी से बात करना चाहती थी तो ससुराल वाले टाल मटोल करने लगते। बेटी खुश है यह सोचकर वो तसल्ली कर लेती। एक दिन नैना की माँ को किसी ने बताया कि उनका दामाद तो 1 नंबर का अय्यास है। माँ का दिल है, बेटी के लिए तड़प उठा। उन्होंने पति से बेटी के पास जाने को कहा। बेटी के ससुराल पहुंचकर सिर पर लगी चोट, दुखी मायूस अपनी लाडली को देखकर राधा रमन गुस्से से पागल हो उठे। नैना पिता को ना रोकती तो वो मर्डर ही कर देते। बेटी को लेकर घर आ गए। फिर बेटी ने रोते रोते बताया कि उसका पति शराबी अय्यास तो था ही, साथ ही सास ससुर दहेज के लिए उसे ताने भी देते थे, कभी कभी हाथ भी। 2 दिन पहले उसने शराब न पीने के लिए कहा तो पति ने उसका सिर दीवार पर दे, बस कर बेटी, मैं उन कमीनों का जीना हराम कर दूंगा। राधा रमन गुस्से से चीख पड़े और बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। एक अच्छा वकील देकर उन्होंने ससुराल वालों पर दहेज और घरेलू हिंसा का केस दायर कर दिया। उनका समधी भी कोई कच्चा खिलाड़ी तो था नहीं। उनका वकील पलटकर नैना पर ही लांछन लगाने लगा। 6 महीनों तक वे अदालतों के चक्कर लगाते रहे। उनके वकील ने भी हाथ जोड़ लिए। तब वे निराश होकर जज के सामने रोने लगे थे। तब एक सज्जन मसीहा बनकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। राधा रमन जी के पूछने पर उसने अपना नाम मानिक बताया था और फिर उसने राधा रमन के वकील के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। 2 महीनों तक अदालत में बहस चली, गवाह सबूत पेश किए गए और अंततः सच की जीत हुई।
बिल्डर परिवार के सुपुत्र को जेल भेजा गया, साथ ही आर्थिक दंड भी देना पड़ा। लगे हाथ मानिक ने नैना की तलाक की अर्जी भी दे दी थी। राधा रमन जी मानिक को धन्यवाद दिए और पूछे कि आपकी फीस। जवाब में मानिक मुस्कुराया और हाथ से इशारा किया, वो रहा। दूर चंद्र प्रकाश खड़ा था। मानिक ने उन्हें बताया कि नैना की शादी ठीक होते ही चंद्र ने बिल्डर परिवार की कुंडली का पता लगाया तो मालूम हुआ कि सब कुछ गलत है। उस वक्त तो आप चंद्र की सुनते नहीं, अनहोनी होनी थी सो हो गई। केस के बारे में मालूम होने पर उसने तुरंत मुझसे बात की। सारे गवाह सबूत भैया उसी ने इकट्ठा किए थे। भैया वो आपसे बहुत प्यार, आगे कुछ और वो सुन नहीं सके और चंद्र मेरे भाई कहकर दौड़ पड़े। दोनों भाइयों का मिलन अद्भुत था। दोनों की आंखों से प्यार स्नेह की वर्षा हो रही थी। राधाराम रोते हुए बोले, मैंने कहा तूने रिश्ता तोड़ दिया। खून के रिश्ते कहीं टूटते हैं? तो भैया आपने भी मुझे कान पकड़कर क्यों नहीं रोका? आखिर हम दोनों हैं तो एक ही पिता की संतानें। शिकवे शिकायतों से जी हल्का करके दोनों भाई ठहाका मारकर हंसने लगे। आनंद प्रकाश जी और सुकन्या जी का घर बच्चों के कहकहों से गूंज उठा। दोनों भाई बच्चों से बतिया रहे थे और उनकी पत्नियां रसोई घर में नाश्ता तैयार कर रही थीं। राधा रमन जी बोले कि नैना का तलाक होते ही इसका फिर से विवाह। नहीं भाई, अब नैना अपनी पढ़ाई पूरी करेगी और अपने पैर पर खड़ी होगी। क्यों नैना? चंद्र प्रकाश सपाक से बोला तो सबने एक स्वर में हाँ कहते हुए सहमति दे दी। अपने दोनों भाइयों को साथ देखकर सुशीला ने मन में कहा, किसी ने सच ही कहा है कि खून के रिश्ते अटूट होते हैं, जिनमें समयानुसार दरार तो पड़ सकती है पर कभी टूट नहीं सकते।